नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिफरेंशियल यूज ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे और उसमें एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास हमने किया था। और अगर आपको याद हो तो हमने समाकलन के अनुप्रयोग में पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने समाकलन के अनुप्रयोग में जो दो वक्रों के बीच, दो वक्र अगर है उनके बीच में जो क्षेत्रफल बनेगा, जो एरिया बनेगा, उसे कैसे कैलकुलेट करना होता है, उस एरिया के कैलकुलेशन को हमने अच्छी तरीके से देखा और समझा था। उम्मीद है आपको कहीं पर भी वहाँ कोई समस्या नहीं रही होगी। हाँ, एक बात ये थी कि मैंने उसमें ज़्यादातर तरीके से आपको बहुत सारे प्रश्न जो कराए वो कंसेप्ट बेस्ड पर था। मैंने उसमें कंसेप्ट खुद से बता दिया है, बस कैलकुलेशन आपको करना था। कई मैंने प्रश्न में ऐसा किया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट की समझ विकसित हो सके। और आज के लेक्चर में हम लोग उसी समाकलन के अनुप्रयोग से थोड़ा सा आगे चलेंगे और समाकलन का एक नया अनुप्रयोग देखेंगे जिसको आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अवकल समीकरण की घात क्या होती है, अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है, अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और एक एक करके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। आप लोग भी हमेशा की तरह पेन कापी लेकर के आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अवकल समीकरण है। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए, आधारभूत संकल्पनाएं हैं, बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब अगर कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें कहीं ना कहीं आपको अवकलन वाले पद भी दिखाई दे और उसके अलावा कोई आपको और चर, वेरिएबल पद आपको दिखाई दे, तो ऐसे समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और देखिए, एक मैं उदाहरण से बता रहा हूं। जैसे आपके सामने अगर y बराबर 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x+6 लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर मैं इसका अवकलन कर दूं, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी हैव, अगर इसका दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, dy/dx इक्वल dy/dx हो गया और इसके बराबर अब अगर आप इसमें देखिए, ये एक समीकरण की तरह आपको बन करके दिख रहा है और इस समीकरण में, इस इक्वेशन में एक साइड तो आपको dy/dx का पद मिल रहा है और दूसरे साइड में आप ध्यान से देखेंगे, एक साइड तो dy/dx का पद मिल रहा है और दूसरे साइड में आपको कुछ पॉलिनोमियल या बहुपद मिल रहे हैं। तो अगर इस तरीके का समीकरण है तो ऐसे समीकरण को ही हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये तो एक बार केवल अवकलन हुआ है। अगर इसी को एक बार और हम अवकलन कर दें, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन अब देखिए इस केस में आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पर मिलेगा d2y/dx², यानी कि डबल डिफ्रेंसिएशन हुआ। अब इस साइड आपको मिलेगा 18x और प्लस 4, 18x+4। अब ये जो आपको दूसरा समीकरण मिल रहा है, ये भी आपका एक अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। और यहाँ पर भी आपको यहाँ तक समझने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
तो इस तरीके से किसी भी हम अवकल समीकरण का निर्माण करते हैं। अब वो अवकल समीकरण हो सकता है कि एक घात का हो, 2 बार हो, 3 बार अवकलन हो, 4 बार अवकलन हो, इसी तरीके से n बार भी अवकलन हो सकता है। इसमें अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका अवकल समीकरण कितने आर्डर का है, कितने कोटि का है और उसकी घात कितनी है। इस तरह की चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इस तरह से अवकल समीकरण बनता है या फिर अवकल समीकरण का निर्माण होता है। अब देखिए सिंपल साधारण अवकल समीकरण क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जिसमें आपका जो पावर है वो आपका होमोजीनियस फॉर्म में हो। होमोजीनियस फॉर्म का मतलब ये होता है कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन वह होगा जिसमें x और y वाले पद आसानी से अलग अलग हो सकते हों और उसमें जो dy बाई डी एक्स है उसका जो आर्डर है वो तो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन वो एक ही फॉर्म का होगा। आप इस बात को समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर अवकल समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का और इसमें आपका अवकल समीकरण अगर इस तरीके का है dy बाई डी एक्स इक्वल इक्वल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें देखिए dy और dx आप आसानी से इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको अवकल समीकरण दिया जाए तो ये अवकल समीकरण आपका सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर साधारण अवकल समीकरण कहलाएगा। तो इस तरह इन चीज़ों को नोट करिए। कई अवकल समीकरण इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें dy बाई डी एक्स को अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख दूं dy d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपान डी एक्स प्लस 5 इक्वल 0। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें न तो आप dy बाई डी एक्स को अलग कर सकते हैं और ना तो वेरिएबल को अलग कर पाएंगे। तो ये जो है आपका सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आएगा, ये कुछ अलग तरीके का होगा। अब इसके बाद देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को निरूपित करता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आंशिक अवकल समीकरण होता क्या है। आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पद आपको दिया गया है उस पे x और y दोनों के पद हैं तो पहले एक बार x के सापेक्ष अवकलन किया जाए और एक बार y के सापेक्ष अवकलन किया जाए। इस तरह का अगर आपको समीकरण मिलता है तो इसे हम आंशिक अवकल समीकरण या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसे जैसे एक मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5 इस तरीके से। ठीक, अब अगर ये प्लस 5 इक्वल 0 दे दिया, ठीक, यहाँ से अब इसको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है तो देखिए दोनों साइड का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या 2x प्लस, देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा जो x वाला पद है वह केवल चर रहेगा, y वाला जो है वो चर नहीं रहेगा। तो इसको लिखेंगे तो ये वाला y जो है खत्म हो गया, ये भी अब केवल 2 होगा और फिर प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पर y वाला पद जो आपका मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। जैसे देखिए इसको हटा करके मैं दूसरी विधि समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको अगर डेबा एफ अपान डेबा एक्स इस तरीके से मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक, या फिर डेबा एफ
अपान डेबा वाई इसको बोलते हैं, ये अगर मिल जाए वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5, इस तरीके के अगर आपको समीकरण मिलेंगे तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इसको हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। आंशिक अवकल समीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर x के सापेक्ष अवकलन आप करेंगे तो देखिए 2x होगा और ये y वाला 0 होगा प्लस 6 होगा और फिर आपको यहाँ पर y वाला 0 मिलेगा और फिर ये भी 0 हो गया इक्वल, अगर आपको लिखना है तो f एक्स वाई होगा और ये डेबा f अपान डेबा x। ये फंक्शन आपको इस तरीके से मिलेगा अगर ये आपका f एक्स वाई है तब। अगर f एक्स वाई बराबर इतना है तब आप अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आंशिक अवकलन तो इस तरीके से ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ से आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, जो कि बार बार आपसे कम से कम कोई भी आप पेपर का सेट उठा करके देखेंगे यूपी बोर्ड के खासतौर से एग्जाम या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपको ये क्वेश्चन या तो बहुविकल्पी या फिर अति लघुत्तरी में जरूर देखने को मिल जाता है। और इसके हल करने की देखिए विधि क्या है, इसको आप समझिएगा। कहा गया है अवकल समीकरण की कोटि यानी आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आप बहुपद की घात जानते हैं, बहुपद की घात जानते हैं, उसी तरीके से अवकल समीकरण में घात भी होता है और कोटि भी होता है। तो कोटि क्या होता है यानी आर्डर क्या होता है और पावर क्या होता है किसी भी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अवकल समीकरण की घात जो होता है, यहाँ किसी भी कर लीजिएगा, किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होती है। यानी सबसे ज्यादा बार आप खोजिए कि अवकलन कहाँ हुआ है और जहां सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है उसका घात देखिए कितना है, वही आपका कहलाता है अवकल समीकरण का घात। ठीक, वही आपका कहलाएगा अवकल समीकरण का घात। उसके बाद जितनी बार अवकलन हुआ है वह उसकी कोटि कहलाएगी। अब उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का के पावर 4 प्लस 6x इक्वल 0। अब इस अवकल समीकरण को देखिए और इसमें आप ध्यान से बताइए कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2 बार अवकलन है और यहाँ पर अवकलन 1 बार हुआ है। ठीक, तो आपको अवकल समीकरण में यहाँ पहले उस पॉइंट पर जाना है जहाँ सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है। तो सबसे अधिक बार अवकलन यहाँ पर हुआ है, तो जहाँ पर सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ वहां पर पहुंचिए। अब इस पूरे पद के घात में जो रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात। अब यहाँ अवकल समीकरण का घात देखा जाए तो यहाँ 1 है पावर, तो यहाँ लिखेंगे पावर में 1। ये अवकल समीकरण का घात हो गया या इसी को पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ये अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर हो गया। अब आर्डर पूछा जाए तो आप इसी में देखिए कितनी बार अवकलन हुआ है। तो अवकल समीकरण का अवकल समीकरण की आपको अगर देखनी है कोटि तो अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो हमेशा आपका जो अवकलन है उसकी हाईएस्ट कितनी बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ देखेंगे 2 बार अवकलन हुआ है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 2 लिखा है यानी 2 बार अवकलन हुआ है। तो इस तरह से इसका पावर 1 होगा और इसकी कोटि यानी कि इसका आर्डर जो होगा 2 होगा। अब उम्मीद है आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए
अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ d3y/dx³ प्लस d2y/dx² के पावर 4 और फिर प्लस dy/dx इसके पावर 5 प्लस 6x = 0। ठीक, इस तरीके का समीकरण है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पहले उस पॉइंट पर चाहिए जहां पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। तो आपका ये पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है। तो इसका आप आर्डर लिख लीजिए, आर्डर जिसको आप लोग कोटि बोलते हैं, और उसके बाद पावर जिसको हम घात बोलते हैं। ठीक, तो जो आर्डर होगा, आप आर्डर अगर ध्यान से देखें तो इसका आर्डर कितनी है, कितनी बार अवकलन हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कितनी बार अवकलन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसका आर्डर जो होगा वो 3 हो जाएगा। और इसके बाद पावर आपको देख रहा है घात, तो अब इस पूरे पद में देखिए, इस पूरे पद का घात 1 है केवल, तो इसका घात 1 होगा और इसकी कोटि जो होगी वो आपको 3 देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप किसी भी अवकल समीकरण की घात और कोटि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अवकल समीकरण के लिए और क्या अनिवार्य शर्त है। तो पहली अनिवार्य शर्त ये है, एक और अनिवार्य शर्त ये है कि आप जब भी अवकल समीकरण को लिखेंगे, अवकल समीकरण में करड़ी यानी रूट वाला पद नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी अवकल समीकरण है, अगर उसमें अंडर रूट है तो आपका पहला काम यही है कि आप अंडर रूट को हटाइए। मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर dy/dx प्लस x² अंडर रूट बराबर d2y/dx² प्लस 6y इस तरीके से है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अवकल समीकरण की घात क्या होगी और कोटि क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा और पावर। तो अब यहाँ पर आपको समीकरण में एक जो है अंडर रूट या फिर करड़ी दिख रहा है। इस करड़ी को हटाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे ही आपको करड़ी दिख रहा है, इस करड़ी को हटाने के लिए हमें दोनों पक्ष का वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्ष का जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको dy/dx प्लस x² बराबर d2y/dx² प्लस 6y और इसका होल स्क्वायर इस तरीके से होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप a और b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको d2y/dx² a² प्लस 36y² a² प्लस b² फिर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 2d2y/dx² 2a इंटू 6y इस तरीके से आपको मिलेगा। अब आप इसमें आप छाट करके बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 1 बार अवकलन हुआ, यहाँ पर आपको 2 बार अवकलन दिखेगा, तो यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ। तो इसका आर्डर जो होगा, आर्डर या कोटि आपको 2 मिलेगा और पावर या फिर जिसको आप घात बोलते हैं, अब अगर आप घात भी देखें तो ये भी आपको 2 ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं। देखिए, एक बार की बुक से भी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बुक में भी आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें डिफाइन होती हैं कि कहाँ पर किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी है। इन क्वेश्चन को सब देख करके आपको बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा और फिर पावर कितना होगा।
तो पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि, और इसके बाद फिर हम देखेंगे पावर यानी कि घात। घात कितना होगा और कोटि कितना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा कितना है, d3y/dx³ और d2y/dx² प्लस 2y/dy/dx का होल स्क्वायर और xy इक्वल 0। तो आपको पहला काम यही करना है कि सबसे ज्यादा बार अवकलन देखिए कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा बार अवकलन यहाँ पर हुआ है 3 बार। तो यानी कि इसका आर्डर जो होगा 3 होगा, और इसके बाद आप इसके पावर देखिए, d3y/dx³ के पावर में तो 1 है, तो यहाँ पर इसका पावर जो हो जाएगा 1 होगा। इस तरीके से इसका आर्डर 3 और इसका पावर यानी घात 1 होगा। तो ये चीज तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ तक है ये। नाइन एच पे द एंड है, कोई नहीं। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि कितना इसका होगा। तो अगर इसको ध्यान से लिखा जाए, इसको मैं देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है, वाई डैश का मतलब होता है dy/dx, वाई डबल डैश का मतलब होता है d2y/dx², वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y/dx³। इस तरीके से आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि अगर dy/dx है तो y डैश, एक बार है तो एक डैश, 2 बार अवकलन होगा तो 2 डैश, 3 बार अवकलन होगा तो ट्रिपल डैश, इस तरीके से। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिख लूं तो ये दिखेगा d4y/dx⁴ प्लस साइन y ट्रिपल डैश है, इसका मतलब d3y/dx³ और इक्वल 0 है। तो सबसे ज्यादा बार आप अवकलन देखें तो यहाँ पर है। तो इसका जो पावर होगा, पावर यानी कि घात, घात आप देखिए 1 होगा, और इसका आर्डर जो होगा, आर्डर जिसको कोटि कहते हैं, इसकी कोटि जो है 4 है। ये 4 आर्डर या 4th कोटि का है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं इसको समझाता हूँ कि dy/dx है प्लस 5y इक्वल 0 है। तो यहाँ पर आपको पावर, पावर जो है या घात जिसको कहते हैं, तो घात भी 1 होगा, और फिर आर्डर जिसको आप कोटि कहते हैं तो कोटि भी 1 मिलेगा। तो ये दोनों इसका 1 ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये वही केस है जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको करड़ी कहीं दिखे तो आपका पहला काम यही है कि अंडर रूट या फिर करड़ी को आप हटाइएगा, इसको रिमूव करने का प्रयास करिए। तो यहाँ देखिए, पहले अगर करड़ी को हटाएंगे तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि इस साइड से मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये हुआ। और इसके बराबर में मैं लिखूंगा y माइनस dy/dx और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से 1 प्लस आपको मिलेगा dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक। और इसके बराबर
अब क्या होगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर a का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस 2y डी वाई अपान डी एक्स। ये चीज़ समझ में आया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा। अब आपको मिलेगा 1 प्लस 1 इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, ये चीज़। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो डी वाई अपान डी एक्स है, डी वाई अपान डी एक्स, इसमें केवल घात एक है, तो इसका घात भी एक होगा और फिर इसकी कोटि भी आपको एक ही मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में, अब यहाँ पर आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें पहले देखना है सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार आपका अवकलन इस पद में है। ठीक, तो इस पद में तो इसकी घात क्या होगी और फिर इसका कोटि कितना होगा। घात को हम बोलते हैं पावर और कोटि को बोलते हैं आर्डर। ठीक, तो जो इसका पावर होगा तो हाईएस्ट बार यहाँ पर अवकलन है और इसका पावर आपको 2 दिख रहा है, और कितनी बार अवकलन है तो ये आपको 3 बार अवकलन दिख रहा है, तो ये आपका घात होगा और कोटि। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में। देखिए ऐसे प्रश्न आपके जितने भी बुक में हैं आप सबको बारी बारी से भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें आपका वेरिएबल चेंज है, लेकिन आपको पावर देखना है बस। पावर यानी कि घात और फिर आर्डर जिसको कोटि कहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन आपका यहाँ पर है, और अवकलन कितनी बार है, 2 बार, इसलिए इसका आर्डर 2 हो गया। और कितना इसका पावर है, तो पावर 1 है, यानी आपका घात जो मिलेगा वो घात क्या होगा, 1 होगा या फिर पावर 1 होगा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें भी इसका पावर क्या होगा और फिर पावर, इसका जो पावर है, पहले सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ पर है, तो पावर इसका आपको 2 दिख रहा है, और कितनी बार अवकलन है, तो ये 2 बार अवकलन है, तो यहाँ पावर भी 2 होगा और आर्डर भी 2 होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ फिर आपको अंडर रूट दिख रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट जहाँ भी आपको अवकल समीकरण में दिखेगा, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अंडर रूट को हमें हटाना है। तो जैसे ही आप यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे, अंडर रूट को हटाएंगे तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 16 होगा, और फिर इधर जो मिलेगा ये होगा आपका y प्लस डी वाई अपान डी एक्स, और इसका आपको वर्ग दिखा है इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार आपको अवकलन जो दिख रहा है वो यहीं पर दिख रहा है, तो आर्डर कितना होगा और फिर पावर जो होगा, आर्डर यानी कोटि जिसको बोलते हैं, तो इसकी जो कोटि होगी वो सेकेंड आर्डर की है 2, और इसका जो घात होगा, इसका घात भी आपको 2 दिख रहा है, ये दोनों आपको 2 मिलेंगे और बाकी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको आर्डर लिखना है और फिर पावर लिखना है। अगर यहाँ देखें सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर अवकलन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ पर हुआ है। कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, और इस पूरे का पावर कितना है, 3, तो ये आपका 3 घात होगा और 2 इसका जो होगा वो कोटि होगा। तो उम्मीद है अब आपको घात और कोटि के बहुत सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं।
इसमें से आपको कहीं समस्या नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो घात होगा और फिर कोटि जो होगी, घात को आप लोग पावर बोलते हैं और इसको आप ऑर्डर बोलेंगे। तो पावर, पावर देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा बार अवकलन है, यहाँ पर। तो पावर आपको 3 दिख रहा है और कितनी बार अवकलन है, तो 3 बार अवकलन है, तो इसका ऑर्डर भी 3 होगा और पावर भी आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए। ये शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इसको तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी 2 है और पावर भी 2 है, और ऑर्डर और ये 2 है और यही इसके इक्वल पावर है, यानी कि कोटि, सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो रहा है, इसका ऑर्डर तो 2 है, ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 2 है क्योंकि 2 बार अवकलन है, लेकिन इस पूरे का पावर आपको 1 मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे पावर जो होगा ये 1 होगा। यानी कि कोटि जो होगा, कोटि आपको 2 मिलेगा और इसका जो घात मिलेगा वो आपको 1 मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आइए देखते हैं अब, और एक और क्वेश्चन होता है तो उसे मैं देख करके ही बता दूंगा, बाकी चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अभी और भी प्रश्न है तो जल्दी जल्दी मैं कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे d3y/dx³ और इसके पावर 2 प्लस d2y/dx² के पावर 3 प्लस dy/dx के पावर 4 प्लस y के पावर 5 इक्वल 0। अब अगर यहाँ से देखा जाए, पावर यानी कि घात और फिर ऑर्डर यानी कि कोटि। ठीक, तो इसका जो पावर होगा, पावर आप देखिए सबसे ज़्यादा बार कहाँ अवकलन है, यहाँ पर, तो 2 होगा इसका पावर, और इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा क्योंकि 3 टाइम्स आपने डेरिवेटिव किया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 2 बार, और इसका पावर देखेंगे तो पावर इसका 4 होगा, यानी कि ये घात हुआ और ये आपको कोटि देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर को आप बोलते हैं कोटि। यहाँ पर कोटि जो होगा, अब देखिए यहाँ से कितनी बार अवकलन है, 2 बार, और पूरे का पावर आपको 1 दिख रहा है, तो ये घात जो होगा 1 होगा और इसकी कोटि कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, इस प्रश्न को भी देख लीजिए। ऑर्डर को आप बोलेंगे कोटि, कोटि ऑर्डर, तो ऑर्डर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ पर है, तो ऑर्डर आपका 3 होगा और यहाँ पर पावर जो है वो 2 होगा। इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। d3y/dx³ प्लस 2 d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल 0। ठीक, अब यहाँ से ये जो चीज़ दिख रही है, अब इस पर देखेंगे, ऑर्डर तो आपको 3 दिखेगा और पावर आपको 1 दिखेगा, ये आपकी कोटि है और ये आपका घात है। ठीक, ये चीज़ आपको उम्मीद है समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब इसको देखिए लिखना है, तो dy/dx प्लस y बराबर e के पावर x। ठीक, अब इसमें घात जो होगा जिसको आप पावर बोलते हो, और फिर ऑर्डर कोटि जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर पावर आपको दिख रहा है 1 और इसका ऑर्डर भी आपको 1 दिखेगा। ठीक, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है और उसके घात पे भी आपको एक ही दिख रहा है। अब यहाँ भी
यहाँ से भी आपका वही सिलसिला है। यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि जो दिया गया अवकल समीकरण है उसका आप घात और कोटि बताइए, यदि वो परिभाषित है तब। तो परिभाषित होने और न होने का क्या मतलब है? तो परिभाषित तभी होगा जब आपका वह स्वतंत्र रूप से ऐसा दिखे कि आप उसका आराम से कोटि और घात आसानी से कैलकुलेट कर लें, और वो अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फॉर्मेट अगर है आपका, तो इसका अगर आर्डर देखेंगे, आर्डर यानी कोटि और फिर पावर यानी कि घात। तो कोटि अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बार पहले अवकलन देखिए कहाँ है, यहाँ पर। अब ये कितनी बार अवकलन हुआ है? वो 2 बार अवकलन हुआ है। और इसका पूरे का पावर कितना है? तो पावर 1 है। तो इसका घात जो है 1 होगा, और इसकी कोटि जो होगी वो 2 होगी। और ये बिल्कुल परिभाषित है। यहाँ पर ये प्रश्न भी देखिए, दिखने से तो लग रहा है कि बिल्कुल परिभाषित है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एंगल, एंगल के फॉर्म में डिफ्रेंसिएशन है। तो एक बार आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा कि अगर डिफ्रेंसिएशन या फिर अवकलन एंगल के फॉर्म में रहेगा तो क्या वह फंक्शन डिफाइन है या फिर नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है या फिर याद आ रहा है, ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है वो एंगल के फॉर्म में आया हुआ है। तो एक बार आप अपनी बुक से चेक कर लीजिए। बहरहाल अगर ये डिफाइन है तो इसका आर्डर और फिर इसके पावर आप तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पावर आप देख रहे हैं, मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा, और आर्डर कितनी बार डिफ्रेंशिएट है? तो ये 4 बार डिफ्रेंशिएट है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तक जो हमने किया, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि किसी भी अवकल समीकरण को हम लोग घात और कोटि कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक अब मैंने इतने प्रश्नों को करा दिया कि आपको कहीं पर कोई भी समस्या किसी भी अवकल समीकरण के घात और कोटि को लेकर को तो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे अब देखते हैं। अब हमारा अगला जो स्टेप है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है अवकल समीकरण का व्यापक व यहाँ पर होगा विशिष्ट हल होना चाहिए, वह विशिष्ट एवं विशिष्ट हल होगा। विशिष्ट ये होगा स्पेसिफिक, जिसको बोला जाता है स्पेशल सॉल्यूशन या फिर स्पेसिफिक सॉल्यूशन। अब किसी भी अवकल समीकरण का हल क्या होगा उसे अब हम लोगों को देखना है। तो देखिए पहले आप कंसेप्ट को समझिएगा कि कोई भी समीकरण है उसका हल क्या कहलाता है। तो किसी भी समीकरण का हल वही होता है जो उस समीकरण में रखने पर उसके मान को, उसके वैल्यू को संतुष्ट करे। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 4 है और ये 0 के बराबर है, तो ये आपको एक समीकरण दिख रहा है। इस समीकरण का हल x बराबर 1 2 है। अगर x की जगह हमने 2 रखा तो ये पूरे का पूरा मान जो है, पूरा का पूरा समीकरण आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी समीकरण दिया है और उसका हल दिया है तो वह हल तभी होगा जब वह उस पूरे के पूरे मान को क्या करे, संतुष्ट करे, और पूरी की पूरी वैल्यू को 0 करे। अगर ऐसा कर पाता है तभी वह समीकरण जो है आपका संतुलित समीकरण या फिर उस समीकरण का हल कहलाएगा। अन्यथा अगर 0 नहीं कर पाता तो वह हल नहीं होगा। इस चीज को आप बखूबी समझते हैं और जानते हैं। इस आधार पर आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि अवकल समीकरण का विशिष्ट, व्यापक एवं विशिष्ट हल होगा कैसे। देखिए कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि जो मान दिया गया है यह इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो अगर आपको कोई समीकरण दिया गया और उसका हल भी दे दिया गया और आपको जांच करना है कि क्या वास्तव में वह हल है, तो हम उसी हल को ले करके अगर उस समीकरण में रख दें और वह उस समीकरण को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर जाए, तब हम कहेंगे कि यह जो समीकरण है उसका यह विशिष्ट हल होगा। अन्यथा की स्थिति में वह हल नहीं होगा। तो आइए अब ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि आपके लिए जो दिया गया है समीकरण, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए y बराबर 4 sin 3x
ये जो है हल दिया गया है, ये आपके पास सलूशन है। अब ये कहा क्या गया है, समीकरण जो दिया है d2y अपान dx स्क्वायर, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0, ये आपका समीकरण का हल है, समीकरण दिया हुआ है। अब मैं देखिए समीकरण में आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए d2y अपान dx स्क्वायर, और y तो आपको दिया है, तो पहले आप dy बाई dx करिए, dy अपान dx, एक बार अवकलन करेंगे तो 4 इंटू साइन 3x का कास 3x इंटू, अब यहाँ पर 3x का है तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 12 कास 3x, इस तरीके से। ठीक, तो 12 कास 3x हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब फिर अभी आपको dy बाई डी एक्स मिला है, अब आप डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे d2y अपान dx स्क्वायर। अब जब दो बार अवकलन करेंगे तो 12 तो पहले से है, कास 3x का माइनस साइन 3x, और फिर 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये 12 3 36 हो गया, और माइनस आगे आएगा, और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन 3x। ठीक, इस तरीके से ये होगा, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी, और यहाँ पर आपको कुछ मान दिया गया है। अब सभी मान उठा करके वहाँ पर रखते हैं, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका मान यहाँ से होगा माइनस 36, और फिर साइन 3x प्लस 9 गुणे, अब देखिए साइन 9 गुणे y है, तो y की जगह आप क्या रखेंगे 4 साइन 3x, 4 साइन 3x। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये माइनस 36 साइन 3x और माइनस 36 साइन 3x, ये प्लस में है, तो ये टोटल वैल्यू कैंसिल आउट हो करके 0 आएगी। इसका मतलब कि जो मान दिया गया है वह आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है दिए गए इक्वेशन का। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया गया है इस अवकल समीकरण का एक हल होगा, ये आपको d3y अपान डी एक्स क्यूब निकालना है, यानी 3 बार आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। ऐसी स्थिति में y बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, हम एक बार अवकलन करेंगे यानी dy अपान डी एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b होगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा 6x प्लस 2a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट फिर से करना है। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर d3y अपान डी एक्स क्यूब, ठीक, इक्वल 3 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा 6x, और आपको यही सोल्यूशन 6, यहाँ पर x थोड़ा सा मिक्स प्रिंट है, सॉरी, यहाँ पर आप 3 बार अवकलन करेंगे तो केवल 6 हो जाएगा, x तो होगा ही नहीं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्ट आपको ये फाइंड जो इक्वेशन दिया है वह इक्वेशन ही मिल जा रहा है, यानी कि आपका जो दिया गया वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको हल करना है। यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है y बराबर e के पावर x प्लस 1। ठीक, अब इसका हल क्या है, समीकरण जो दिया है ये तो सोल्यूशन है, y डबल डैश का मतलब है d2y अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस dy अपान dx बराबर आपका 0 है। ठीक, अब यहाँ से एक बार अवकलन आप करिए,
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा। ठीक, इसके बाद फिर से आप अवकलन करिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का फिर ई के पावर क्या होगा, एक्स होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए कहा गया है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखिए, तो ये होगा आपका ई के पावर एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स भी क्या है, ई के पावर एक्स, और ये टोटल वैल्यू आपकी ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू और ये कैंसिल आउट होगा और ज़ीरो के इक्वल आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो प्रश्न दिया गया है, पहले मैं समीकरण को बेहतर तरीके से लिख लेता हूँ। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, ये सलूशन है। अब जो समीकरण है उसको अगर लिखा जाए तो देखिए y डैश का मतलब होता है डी वाई अपान डी एक्स, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, डी वाई अपान डी एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर 0। ठीक, ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ से एक बार इसका अवकलन कर लेना है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर, यहाँ अवकलन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस 2। ठीक, ये आपको अवकलन करके के बाद मिल गया। अब यहाँ पर यही मान रखेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 2 और फिर माइनस है 2x और माइनस 2। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल और ये कैंसिल हो करके फाइनली आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि जो दिया गया मान है वो बिल्कुल का बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई भी सलूशन में फॉल्ट नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इस तरीके से हल करना है। यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और बाकी प्रश्नों को देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और किन चीज़ों पर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना है। अगर यहाँ पर देखा जाए, देखिए यहाँ से कहा क्या गया है, y का मान दिया है, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी अंडर रूट। ठीक, यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको अगर लिखा जाए डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स वाई और अपान एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस तरीके का देखिए आपको कोई भी फैक्टर यहाँ से अगर मिलता है तभी आपको ये इक्वेशन सही होगा, यानी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए और उसे यहाँ पर रखिए और फिर दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो 2y डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इधर 0 होगा और इधर 2x होगा। ठीक, अब यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब यहाँ से आपको मिलेगा यक्स अपान वाई। ठीक, यक्स अपान वाई मिला। अब मैं इसको थोड़ा सा और हल करके प्रयास करता हूँ देखने का कि ये चीज़ें एग्जैक्ट हैं या फिर नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इतना है और यहाँ जो दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स है वाई बाई अंडर वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर यक्स वाई और पूरे के बटे में आपको वाई का स्क्वायर।
अब एक y यहाँ से कैंसिल होगा और आपको यहाँ भी दिख रहा है कि dy अपान dx जो बराबर होगा x अपान y के इक्वल आपको दिख रहा है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ से ये फैक्ट को लेना था और इस तरीके से हल करना था। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हेलो, हाँ, हम तो खाली होंगे 1 मिनट, 4 से 5, वहीं 5 बजे। हाँ हाँ ठीक है, साइकिल वाला होला वही पर से लेके चले जाइए। ठीक है 5 बजे, हाँ 5 बजे तक खाली जीबे ना। ठीक है ठीक। तो यहाँ तक ऐसे आपको हल करना है। आइए एक आध दो प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, ताकि क्योंकि देखिए आज के लेक्चर में आपको दिख रहा होगा कि सभी प्रश्न बिल्कुल एक ही तरीके के और एक ही पैटर्न को आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने 30 स्लाइड तक आपको करा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइड और हैं। इसके बाद फिर आपको अवकल समीकरण बनाने की जरूरत पड़ेगी और फिर अवकल समीकरण को आप बना करके अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें बारीकी से और एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आज के लेक्चर के लिए। देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको दिया गया है y माइनस कास वाई। पहले वैल्यू को लिख लिया करिए, y माइनस कास वाई बराबर x है। और यहाँ पर जो अवकल समीकरण है वो क्या है, y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स, ये पूरा है। और फिर यहाँ पर y का डैश है बराबर y का डैश होने का मतलब ये है वहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यानी y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स और फिर यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स बराबर y। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो देखिए आपको चाहिए क्या, dy अपॉन डी एक्स। तो मैं इसको दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, सॉरी, माइनस कास वाई का माइनस साइन वाई तो प्लस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इस तरीके से हुआ और ये इक्वल होगा 1 के। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो 1 प्लस साइन वाई बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1/1 प्लस साइन वाई, इस तरीके से मिलेगा। ठीक, अब यही मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब देखिए y है y साइन वाई और प्लस कास वाई प्लस एक्स। ठीक, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपान में है 1 प्लस साइन वाई। ठीक, अब यहाँ से यक्स का मान भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जो आपका दिया गया समीकरण है, ये y के बराबर अब आना चाहिए। देखिए y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस, अब यक्स है तो यक्स की जगह मैं y माइनस कास वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा y माइनस कास वाई और पूरे के बटे 1 प्लस साइन वाई। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी। जैसे ही आप देखेंगे कास वाई से कास वाई कैंसिल होगा, यहाँ से y आप कॉमन लेंगे तो y जब आप कॉमन लेंगे तो y जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको साइन वाई प्लस 1 और अपान में 1 प्लस साइन वाई है और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और फाइनली जो आपको y मिलेगा वो आपका इस साइड भी y है और यहाँ भी आपको y ही दिख रहा है। इसका मतलब कि आपको जो दिया गया अवकल समीकरण था वो एग्जैक्ट है और इसका हल भी जो हमने आपको समझाया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक की चीज़ें और इतने कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने से खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई भी आपको समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका आज का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इससे आगे की चर्चाएं हम लोग बखूबी जारी रखेंगे और देखेंगे कि बाकी और पहलुओं को कैसे समझा जाता है
और फिर उनके हल करने की क्रियाविधियाँ क्या है। तो आज का आपका हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।